हाय नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहा हूं जो उन नौजवान युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और उनके लिए आदर्श हैं, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं, विषम परिस्थितियों से निकल करके जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राज कोचिंग के डायरेक्टर एंड फाउंडर राज यादव सर की। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद केडी जी। जी सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है जी कि आप अपनी ज़िंदगी के शुरुआती दिनों के बारे में हमें कुछ बताइए और अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में हमें कुछ बताइए। एक सामान्य से परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ और एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से। हरसोरा मेरा गांव है, जहाँ पे एजुकेशन के मामलों की अगर मैं बात करूँ तो प्राइवेट स्कूलें बहुत कम हुआ करती थी। तो मेरी जो एजुकेशन हुई वो एजुकेशन सरकारी विद्यालय में हुई। मैं सरकारी विद्यालय में पढ़ा हुआ हूँ। बहुत अच्छे मुझे अध्यापक मिले जिन्होंने मुझे मार्गदर्शित किया। रही बात एजुकेशनल बैकग्राउंड की, तो सामान्य रूप से जो सब लोगों ने पढ़ाई की मैंने भी वही की है। जैसे कि 12th पास आउट करने के बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने ओ लेवल किया कंप्यूटर में। उसके बाद मैंने LLB किया, फिर मैंने B.Ed किया। MA मैं हिंदी से कर चुका हूँ। इसके अलावा MA मैं हिस्ट्री से कर चुका हूँ और अभी जो मेरा MA सेकेंड ईयर अभी हो जाएगा ये कंप्लीट, ये मेरा अभी पॉलिटिकल साइंस से चल रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर। जितने सब्जेक्ट आपने बताए हैं उतने में तो 4-5 विद्यार्थी मिलकर करते हैं, जितने में आपने अकेले नहीं कर लिया। जी बहुत अच्छी बात है सर। सर, अक्सर मैं जब भी देखता हूँ कि हम सब इतनी चीज़ें कर लेते हैं जी तो उसके बाद में ये लगता है कि यार हमारे पास अभी कुछ अछूता रह गया है, हमें ये और करना चाहिए। जी। तो जब आपकी कोचिंग का आइडिया आपके मन में कब और क्यों आया कि मुझे कोचिंग खोलनी चाहिए? मुझे अच्छे से याद आता है कि जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ा करता था तो मेरी इंग्लिश बड़ी कमज़ोर हुआ करती थी। लोग स्वीकारते नहीं इन चीज़ों को, लेकिन करता हूँ। मेरी इंग्लिश बड़ी कमज़ोर हुआ करती थी। कोशिश की कि मेरे को ट्यूशन का हमें अध्यापक मिले, लेकिन वो सुविधाएं नहीं थी। खुद मेहनत की, विश्वास दिलाता हूँ आपको। कायदे से शुरुआत की, ANR सीखा, फिर 12 खड़ी सीखी। फिर वो हमारे ज़माने में क्या वो चला करती थी, छोटी छोटी कुंजी चला करती थी जिनमें इंग्लिश के स्पेलिंग्स आया करते थे। तो वो सब पढ़ के और फिर खुद को स्ट्रॉन्ग किया। फिर उसके बाद जब मैं बानसूर में आया, मुझे याद है 2010 की बात है, तो मैं यहाँ एक स्कूल में पढ़ाने आया था साहब। जी बिल्कुल। तो जब मैं स्कूल में पढ़ाने आया तो जो बच्चे थे उन बच्चों में ये देख रहा था कि हमारे जो बच्चे हैं उनका सिर्फ जो बुक्स है उन्हीं की तरफ रुझान है। आगे उनका कैरियर क्या बनने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, उन सब पर कोई ध्यान नहीं था। तब 2010 में मुझे पढ़ाते पढ़ाते ये आया कि अगर मैं कोशिश कर सकूं एक छोटी सी कि इस क्षेत्र में एक ऐसा संस्थान डाल सकूं जो हमारे युवाओं को आगे बढ़ा सके, हमारे क्षेत्र का विकास कर सके। तो पहली बार मेरे दिमाग में आइडिया 2010 में आया। तब विश्वास नहीं करोगे, मेरे पास कोई संसाधन नहीं था, लेकिन बहुत अच्छी बात है सर। बस एक अक्सर कहावत आपने सुनी होगी कि आप तो मन बनाइए सर, किसी भी चीज़ के लिए मन कीजिए, परिस्थितियाँ तो अपने आप सब चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं। जी। इसके ऊपर मेरे को एक कोट याद आता है कि अगर आप किसी चीज़ को दिल और शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में बिल्कुल, बिल्कुल। जुट जाती है। तो वो आपके साथ हुआ। जी, जो राज कोचिंग आपने खोली सर, इसके नाम के पीछे और इस कोचिंग के पीछे का उद्देश्य क्या है, आप एक बार दर्शकों को जरूर बताएं। नाम का जब ख्याल आया तो मैंने साथी लोग थे, मेरे फाउंडर मेंबर्स हैं इस संस्थान के, मैं सबके शायद नाम नहीं ले पाऊँ, लेकिन कुछ लोग जिनके नाम नहीं ले पाऊँ उसको बुरा नहीं माने। जैसे प्रमोद भाई साहब थे, अमित जी थे, मेरे खुद के भाई हैं छोटे, और माँ बाप, जो सब लोग थे उन सब ने मिलके एक मतलब ऐसे सोचा क्या नाम रखा जाए। तो अलग अलग नाम लोग सजेस्ट कर रहे थे। तो मेरे छोटे भाई ने मुझे कहा कि भाई आपका जो नाम है ना, आप आपके नाम से ही रखें, क्योंकि राज एक ऐसा संक्षिप्त सा नाम है जो हमेशा एक लीडरशिप प्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल सर। प्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल सर। तो तब तो वो नाम राज आया। जी। और रही बात इसकी उद्देश्य की, कि उद्देश्य क्या था इसका, तो सब उद्देश्य मैंने आपको बताया ना। आपको मैं बता दूं कि जब 27 दिसंबर की बात है, 27 दिसंबर 2011 को जब हमने इस संस्थान की नींव डाली, उससे पहले इस बानसूर एरिया में लोग कांस्टेबल की तैयारी के लिए भी नहीं रुकते थे।
और ये जो हम कह सकते हैं कि सरकारी नौकरी जो थी उनकी तरफ रुझान बच्चों का बहुत कम था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हमारा मेन मकसद क्या रहा कि हमारे बच्चे जयपुर भाग रहे थे, हमारे बच्चे कहीं और भाग रहे थे और ग्रामीण पृष्ठभूमि थे, इनकम का सोर्स नहीं था। तो हमारी मेन मकसद क्या रहा कि हम हमारे बच्चों को यहाँ रोकें, कम फीस, मिनिमम फीस में अच्छी गुणवत्ता दें और बच्चों को कामयाब करें। और जहाँ तक मुझे समझ आता है हमारी टीम बहुत अच्छी थी और हम उस प्रयोग में सफल। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सर कि आप किसी भी चीज़ के लिए जब काम करते हैं तो आपके जो साथी होते हैं, जो आपके शुभचिंतक होते हैं, वो जरूर आपका सहयोग करते हैं और ऐसे आपकी खुशनसीबी भी है कि आपको ऐसे साथी मिले जी। मेरा जो अगला जो सवाल है वो ये है कि राज कोचिंग की शुरुआत हो गई, इसके बाद में राज कोचिंग है जो किस किस कंपटीशन की तैयारी करवाती है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी इस चीज़ के कंफ्यूज में रहते हैं कि राज कोचिंग में कौन कौन सी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। जी जी बिल्कुल। देखिए सर, अमूमन कोई संस्थान होता है वो एक ही सेगमेंट पे डील करता है जी। ये बात कहना अलग है कि हम लोग इस चीज़ की तैयारी कराते हैं। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ये बताने जा रहा हूँ कि हम लोग चीज़ों की तैयारी नहीं कराते सब, हम उसमें सिलेक्शन दे के बैठे हैं। हमारे युवा जो हमारे बच्चे हैं वो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब सेलेक्ट कर चुके हैं। जैसे मैं एक बिल्कुल छोटे सेगमेंट से शुरुआत करना चाहूँगा। सबसे पहले राजस्थान पुलिस। बिल्कुल। राजस्थान पुलिस में आप पूरे राजस्थान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप जाएंगे तो मेरे हर विद्यार्थी आपको मिलेंगे। मुझे एक छोटा सा वाक्य याद आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं एक बार घूमने गया हुआ था सब, बिल्कुल सर। टोंक में घूमने गया हुआ था। टोंक से मैं वापस आ रहा था, घर पे वापस आ रहा था। तो टोंक से निकलते ही उस सिटी का मेरा नाम थोड़ा कम याद आ रहा है, वहां पे हम लोगों ने गए, वहां पे हम लोगों ने गाड़ी रोक ली और वो गाड़ी हमने मार्केट में साइड में लगा के रोक ली जी। ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा था तो पुलिस जो है उसकी गाड़ी आई और आ जाती है और पुलिस की गाड़ी आई और उन्होंने कहा कि साहब इसको हटाओ, जबकि गाड़ी भी साइड में थी। ऐसा नहीं है एक साइड में नहीं थी, लेकिन वो एक रास्ता क्लियर करने के लिए। तो गाड़ी ड्राइवर ने वो साइड में कर दी और मैं अंदर होटल में गया हुआ था ब्रेकफास्ट के लिए। और मैं जैसे ही बाहर आया तो आप विश्वास नहीं करेंगे, गाड़ी में से उतर के उस स्टूडेंट ने मेरे चरण छुए और कहा कि सर आप यहाँ। मैंने कहा बेटा मैं तो घूमने आया था जी। बिल्कुल। और बोले सर आप हमारे साथ चले। तो बड़ा खुशी का पल था कि एक जो आदमी है वहाँ से वो निकल के और हमें आज भी पहचान रहा है नौकरी लगने के बाद। और बिल्कुल बड़ी खुशी हुई इस चीज़ को सब देख के। और मैं सच बता रहा हूँ, हमारा जो पॉजिटिव है ना, वो हमारा पॉजिटिव यही है कि जो बच्चे आज तक हमसे लगे हैं ना वो हमारे साथ आज तक। एक कहावत भी है, वो कहते हैं ना कि एक जो गुरुजी होता है उसको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। जब आप कहीं भाग जाएं, वो कहते हैं कि आप जब शुरुआती दौर में होते हैं तो आपको वही लोग साथ देते हैं जिन्होंने आपको बहुत अच्छा है तो आपके दोस्त रहे हों या फिर उनको आपसे कोई मतलब हो। लेकिन गुरु दक्षिणा में सबसे बड़ी गुरु को क्या चाहिए, वो यही चाहिए कि जब भी गुरु उनको बाहर मिले तो उनके सम्मान करें, उनकी इज्जत करें। इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। ये बहुत ही सौभाग्यशाली आपके विद्यार्थी रहे और जो बहुत अच्छे संस्कार उन्होंने आपने उनको दिए हैं। अब आप अपनी बात कंटिन्यू रखिए सर। मैं इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा कि आर्मी, जिसे हम लोग आर्मी में टेक्निकल भर्ती होती है, जीडी से भर्ती होती है, इसके अलावा आपकी क्लेरिकल से भर्ती होती है, नर्सिंग से भर्ती होती है। तो वो सब सेगमेंट हम देखते हैं, उसके लिए अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं। नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, उसके लिए हमारा अलग सेगमेंट है, वो हमारी एक पूरी टीम देखती है। अच्छा, मैं जिनकी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ ना सर, सब में हमने सिलेक्शन दिए, हमारी पूरी टीम ने मिलकर सिलेक्शन दी है। बिल्कुल सर। इसके अलावा शिक्षक भर्ती में आप बात करें, 3rd ग्रेड है, 2nd ग्रेड है, 1st ग्रेड लेक्चरर है, सब भर्तियों में हमारे विद्यार्थी चयनित हैं। और इसके अलावा आपको मैं ये बात कहूँ या ना कहूँ, लेकिन तब आप खुद अब समाज में रहते हैं, आप एक बार समाज से थोड़ा सा पता करने का प्रयास करें। उन लोगों के लिए नहीं है जो बहुत अधिक पैसे वाले हैं। बिल्कुल। ये संस्थान उन लोगों के लिए है जिनके पास वो उतनी क्षमता नहीं है, उतनी कैपेसिटी नहीं है, और उसके बावजूद हम उनको वो शिक्षा प्रोवाइड करवाते हैं। और अब तक जहाँ तक मुझे याद आता है, हमने कभी किसी विद्यार्थियों को फीस के लिए हमने कभी पढ़ाई से वंचित नहीं रखा। बिल्कुल। और हमारे बहुत सारे सरपंच साहिबान हैं जो आज मेरी बात सुन भी रहे होंगे, वो उन्होंने कभी रिकमेंड किया, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ एक ही बात कहता हूँ कि अगर कोई ऐसा बच्चा हो जो वास्तव में कैपेबल नहीं हो, तो उन्होंने किसी के लिए भी मुझे रिकमेंड करके दिया कि सर ये बच्चा बीपीएल है, ये बच्चा अनाथ है, ये बच्चा किसी विधवा का है, या बच्चा किसी शहीद का है। तो ऐसे सभी बच्चों को हमने आज तक निःशुल्क एजुकेशन उपलब्ध करा। एक विद्यार्थी अभी राष्ट्र संस्थान में कुछ दिनों पहले बुक लॉन्च का कार्यक्रम था, तो उस दिन वहाँ आया हुआ था और मैं भी उस दिन वहाँ खुशी से उपस्थित था जी। तो उस विद्यार्थी ने यहाँ आकर एक बात कही
कि वो 6 साल तक पढ़ाई छोड़ चुका था और वो यहाँ सर के पास आया और सर से कहा कि सर मेरे पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है। तो सर ने कहा पैसे के अभाव में आपको यहाँ से वापस नहीं जाना है। और वो विद्यार्थी आज 6 या 7 जो सिलेक्शन उसके हो चुके हैं, 6 या 7 परीक्षाओं में सिलेक्ट हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। और वर्तमान में वो शायद उसने भी आरएस मेंस भी दिया है। तो ये मैंने उस दिन लाइव एग्जांपल यहाँ पर कोचिंग में देखा था। ये इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरी तरफ से। थैंक यू सर, कि आप ये इतना अच्छा काम मैंने उस विद्यार्थी को देखा। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो 6 साल तक पढ़ाई छोड़ देता है ना, उसके दिमाग में चीजें कम आती हैं, लेकिन उसके बाद भी उसको आपने मोटिवेट किया, उसको मार्गदर्शन किया, उसको पढ़ाया, उसको नौकरी लगाई, बहुत बड़ी बात होती है। कहना तो हर कोई कह सकता है, लेकिन करके दिखाना बहुत बड़ी बात होती है। किडी जी, इसके लिए मैं एक बात आपको कहूंगा जी कि हम पता है क्या करते हैं, जी, हम बच्चे को सिर्फ ये देखते हैं कि ये कैपेबल है या नहीं। बिल्कुल सर, अगर वो कैपेबल है तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल सर, और अगर कैपेबल नहीं है तो उसके अंदर ये बात डालते हैं कि बच्चा तो ये कर सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इसमें पूरा योगदान मैं मेरा नहीं कहूंगा, ये पूरा योगदान ना उस खुद के बच्चे का ही होता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक साइकोलॉजी में कभी एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था कि आप किसी भी घोड़े को ना पानी तक ले जा सकते हो पिलाने के लिए, बिल्कुल सर, लेकिन वो पिएगा तभी जब उसे प्यास लगेगी। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है सर कि आपके यहाँ इतने सारे विद्यार्थियों को सिलेक्शन भी हुआ है। और उसी के साथ मैंने सुना है कि आपके कोचिंग के साथ साथ आपका एक खुद का पब्लिकेशन भी है, वहाँ से आपकी बहुत सारी पब्लिक बुक्स है जो पब्लिश होती हैं। तो जरा उनके बारे में मैं विद्यार्थियों को संक्षिप्त में बताइए, क्योंकि विद्यार्थी एक्चुअली में क्या है कि कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, मुझे किस चीज़ की तरीके कौन सी बुक से करनी चाहिए। और वो मार्केट में डिफरेंट टाइप की गाइड पढ़ करके उसका दिमाग है जो उन्हीं सब चीज़ों में मिक्स होकर के रह जाता है, और परीक्षाओं में वो सवाल नहीं आ पाते, वो डिमोटिवेट होकर वहीं रह जाता है। तो आप विद्यार्थियों को एक मार्गदर्शित करें कि आपकी कौन कौन सी बुक्स आती हैं, उनके अंदर आपने क्या डाला हुआ है। जी देखो, मैं बुक्स के बारे में तो एक शॉर्ट आपको परिचय दे देता हूँ। पब्लिकेशन के क्षेत्र में हम लोग 2014 में आए थे जी। 2014 में मेरी पहली किताब आई थी, ये उसका कवर पेज है, बिल्कुल, राजस्थान तथ्यपरक सार संग्रह। जी। और पुराने पेपर आप उठाना, 2014 में जो राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ उसमें से 60 सवाल आया करते थे उस जमाने में जीके के। 60 में से 56 सवाल इसी किताब से थे। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे सवाल जो उससे पहले की किसी किताब में नहीं थे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन आया हुआ था कि राणा पुंजा किसके सेनापति थे। बिल्कुल, आज हो सकता है वो गाइडों में 2014 के बाद की गाइडों में आपको मिलेगा, लेकिन आप 2014 से पहले की गाइडें उठा के देखेंगे ना, आपको किसी भी किताब में लिखा ऐसा नहीं मिलेगा कि राणा पुंजा किसके सेनापति थे। हमने हमारी किताब में बाकायदा लिखा कि महाराणा प्रताप के ये सेनापति थे, इसने ये काम किया, इसने ये काम किया, वो सब हमने लिखा। बिल्कुल सर। और ये किताब बहुत अच्छी खासी चली। उसके बाद हम इस क्षेत्र में लगातार रहे हैं। कुछ हमारी किताबें राट पब्लिकेशन के थ्रू भी आई थी, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, जो हमारे कर्ण जी की किताब थी। इसके पीछे हमारा राजस्थान तथ्यपरक सार संग्रह का जो वो लगा हुआ है कवर पेज। फिर उसके बाद हमारी कर्ण जी के लगातार राट के थ्रू आती रही। फिर हमारा जो पब्लिकेशन था, जैसे साइंस की किताब है, जनरल साइंस की, फिर जनरल साइंस का हमने नया एडिशन, क्योंकि हम परिमार्जित करते रहते हैं सर, ये जनरल साइंस का नया एडिशन लेके आए फिर हम लोग। उसके बाद हमारे यहाँ पे सर किताबें और भी बहुत सारी आती हैं, जैसे कर्ण जी की किताब और कर्ण जी की किताब, और ये कर्ण जी की किताब हमारी वार्षिकांक है, अर्धवार्षिकांक की भी आती हैं। इसके अलावा हमारी और जो बुक्स हैं हम उनको भी थोड़ा सा चेंजमेंट करते रहते हैं। जैसे कि हम रीजनिंग की बुक्स की बात करेंगे। देखिएगा सर, ये रीजनिंग की बुक है हमारी, जो हमारा पहला एडिशन था, फिर हमने इसको परिमार्जित कर दिया, अभी हमारा दूसरा एडिशन है। इसके अलावा मैथमेटिक्स की बात करूँ, ये हमारा पुराना एडिशन है मैथमेटिक्स का, और ये हमारा मैथमेटिक्स का नया एडिशन है। इसके अलावा हमारी और जो किताबें आती हैं, जैसे हमारी राजस्थान ये पूरा भूगोल है, भारत का भूगोल आती है, और विश्व का भूगोल आती है, हिंदी की किताबें आती हैं, साइकोलॉजी की किताबें आती हैं। मतलब कि हमने सब सेगमेंट में लिखा है। और ये हमारी आर्मी की किताब है, जो मार्केट में बहुत ही कम पब्लिकेशंस की है, हमारी खुद की आर्मी की किताब है। अब रही बात पढ़ने की कि बच्चा क्या पढ़े, क्योंकि बच्चे के दिमाग में ना सवाल बड़े रहते हैं कि इतनी किताबें कहाँ से लाएं और कैसे पढ़ें। बिल्कुल सर। इसका एक सीधा सा मैं आपको जवाब देता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा आप हमारे पब्लिकेशन की किताब पढ़ें, आप किसी की भी पढ़ें, लेकिन एक बात आप अच्छे से ध्यान रख लेना, मैंने बहुत अच्छे से अध्ययन किया है, हमारी टीम ने बहुत अच्छे से अध्ययन किया है कि बाजार में जितनी भी किताबें आ रही है ना सब, उन सब में कहीं ना कहीं गलतियां हैं, और एक बच्चा उन गलतियों को पकड़ नहीं पाता। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, इन गाइडों में इतना मैटर दे रखा है कि जितना बच्चे को पता ही नहीं चल पाएगा कि तुझे क्या पढ़ना था और क्या छोड़ना था। तो बच्चे की जो विफलता है ना जी, उसमें ये चीजें ना कई बार योगदान दे जाती है। योगदान दे। हाँ, अब वो पढ़ना क्या है? पढ़ना है जो आपका सिलेबस आपको प्रिंट करके दिया गया है,
जो आपका एग्जामिनेशन बोर्ड है, जो आपका एग्जाम दे रहा है, उसमें जो आपको दिया सिलेबस, उस सिलेबस को आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ें। उसके पीछे एक बड़ा कारण है, त्रुटियां उनमें भी संभव है, ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है, लेकिन अगर उनमें त्रुटियां है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं कि हम लोग रिट लगा सकते हैं। बिल्कुल सर। कि भाई ये क्वेश्चंस गलत है, आपकी किताब में गलत दिया हुआ था। आप अगर गाइडें पढ़ते हो तो गाइडों पे आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप सिलेक्शन से वंचित रह जाएंगे। तो अच्छी किताब पढ़े, मतलब एनसीईआरटी पढ़े। बहुत अच्छी बात है सर। मैंने ये भी सुना है कि अभी जल्द ही आपकी कोई नई बुक्स भी आने वाली है, उनके बारे में भी आप थोड़ा दर्शकों को बताएं, विद्यार्थियों को बताएं, जिससे वो अपनी बुक्स का लाभ ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर, नई किताबें अभी थर्ड ग्रेड जो भर्ती का रीट का एग्जामिनेशन अभी 23-24 जुलाई को जो कंडक्ट है, उसके बाद थर्ड ग्रेड का फाइनल जो सिलेक्शन जो बैच रहेगा, मतलब जो फाइनल पेपर रहेगा, उसके लिए हमारी नई गाइड 15 अगस्त से पहले बाजार में आ जाएगी। दूसरी 3 किताबें हमारी आने वाली हैं। एक तो उसके लिए आने वाली है सर, रीट के लिए। दूसरी किताब आर्मी जो जीडी है, ये मैं आपको दिखा रहा था, इसका परिमार्जित जो एडिशन है जी, ये आने वाला है। और राजस्थान जीके के अभी तक जितने भी एग्जामिनेशन हुए, जिनमें राजस्थान जीके क्वेश्चन आए, उन सबका हमने ऑब्जेक्टिव तो रखा है सर, उसके नीचे हमने उसको थ्योरेटिकल रखा है। बिल्कुल। उसकी किताबें वो लगभग इतनी मोटी किताब होगी, लेकिन वो राजस्थान के अब तक जितने भी एग्जाम हुए उन सबको कवर करके होगी। सबसे बड़ी बात, उसमें कोई गलतियां नहीं होंगी। जो बोर्ड ने आंसर माना है या जो आरपीएससी ने आंसर माना है, हमने वही। तो आप भी अपनी जो सर की बुक्स आ रही है 15 अगस्त से पहले मार्केट में, जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो उनका लाभ ले सकते हैं। सर मेरा अगला सवाल ये है जी सर, कि विद्यार्थी जीवन में क्या होता है कि जब युवा जैसे 12th क्लास पास करता है, जब 11th क्लास पास करता है, उसके बाद भी वो कैरियर के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे किस दिशा में जाना चाहिए। तो आजकल के युवा अपनी दिशा तय नहीं कर पाते हैं। तो आपके हिसाब से एक विद्यार्थी को अपने जो कंपटीशन की तैयारी है वो कब से शुरू कर देनी चाहिए? सब एक बच्चा कब से तैयारी शुरू करे, एक बड़ा सवाल आता है जी। देखो, कैरियर चुनाव की अगर बात करें तो 10वीं क्लास के बाद ही बच्चे के दिमाग में ये आ जाता है कि मुझे क्या बनना है। बिल्कुल। अब वहां पे क्या होता है सर, जैसे बच्चे हमारे भी हैं। हाँ। अब एक तो क्या होता है, बच्चा फ्री हैंड रहना चाहता है। वो ये चाहता है कि भाई मैं इस सेगमेंट में जाऊंगा। जैसे कि कोई बच्चा ये चाहता है कि मैं तो सर नीट करूंगा जी। कोई बच्चा चाहता है कि सर मैं तो आईआईटी करूंगा। बिल्कुल सर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि सर मैं तो सिविल सेवा में जाऊंगा। बिल्कुल सर। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि मुझे सिर्फ फौज या पुलिस में जाना है। तो चुनाव तो अगर देखा जाए तो 10वीं क्लास से शुरू हो जाना चाहिए बच्चे का। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और पेरेंट्स की जिम्मेदारी क्या बनती है कि वो उसके अकॉर्डिंग उसको सब्जेक्ट दिलाएं। बिल्कुल सर। और जैसे बच्चा 12th पास आउट करता है, उसके बाद वो जिस भी क्षेत्र में जाना चाहे उसको तैयारी करवा देनी चाहिए। अगर वो नीट के लिए जा रहा है तो नीट की कोचिंग के लिए भेजें, आईआईटी के लिए जा रहा है आईआईटी के लिए भेजें। अगर डिफेंस के लिए आ रहा है डिफेंस के लिए, और अगर सिविल सेवा के लिए आ रहा है ना सर, तो उसको 12वीं क्लास से ही सिविल सेवा की तैयारी करवा देनी चाहिए। बिल्कुल सर। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी छोटी सी बात और भी है सर, मैं आपको बताऊं कि बच्चा जैसे 12वीं पास करके कॉलेज के एरिया में एंट्री करता है ना सर, तो वो एक कैसा पक्षी होता है, मतलब उसके पंख जस्ट निकले हुए होते हैं और उस समय वो बंदिशों में होता है 12th क्लास तक। 12th क्लास के बाद वो जैसे बाहर निकलता है ना, उसके पंख फटफटाने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और वहाँ बहुत अच्छे लोग उसको मिलते हैं, कुछ लोग उसको सही गाइड करेंगे, कुछ गलत गाइड करेंगे, और ऐसा करके ना बच्चा जो है ना लाइन भटक जाता है। तो सर मुझे एक बहुत अच्छी सी चीज याद आ रही है जो मैं आपको बता दूं। मेरे जितने भी किताबें हैं उस किताबों में मैंने एक कोट्स लिखा हुआ है। जितने भी किताबें मैंने लिखी है उन सब पे मैंने लिखा है सर, और वो आप वैसे देख भी सकते हैं। बाकी मैंने लिखा है, मैंने क्या लिखा है इसमें सर, कि प्रत्येक व्यक्ति की सफलता और असफलता के बीच में सिर्फ एक बारीक रेखा का अंतर होता है। बिल्कुल। उसे हम अपने कर्मों से तय करते हैं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है आपकी। और अब करना क्या है, बस अगर आपसे कोई गलतियां हो गई हो तो जागो, उठो, कर्म करो, सफलता ऑब्वियसली आपके साथ होगी। बहुत अच्छी बात है सर। वक्त भी होती है एक ऐसी कि एक आदमी सिर्फ अपने कर्मों से ही पहचाना जाता है, सिर्फ कर्म ही प्रधान होते हैं, आज के जीवन में कहा भी जाता है। जी सर मेरा अगला सवाल ये आपसे, एक विद्यार्थी को जो सिलेक्शन के लिए जो कहते हैं कि उसको अच्छे परीक्षार्थी, अगर उसको सिलेक्शन पाना है या फिर उसको सिलेक्शन लेना है, नौकरी प्राप्त करनी है, तो उसको कम से कम कितने घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए और क्या उसका डेली का रूटीन शेड्यूल होना चाहिए? आप उसकी बिल्कुल ब्रीफ में हमें जानकारी दीजिए। जी जी, देखिए सर 2011 से हम लोग ये सब काम कर रहे हैं, और इसमें हमारे विद्यार्थी कांस्टेबल से लेके और फर्स्ट ईयर लेक्चरर तक हमारे विद्यार्थी हैं। आरएस अलाइड में भी हमारे विद्यार्थी हैं। आईएएस प्री हमारे कई विद्यार्थियों ने किया हुआ है, मेंस भी दिया हुआ है। तो मैं क्या सोचता हूँ सर, पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता, बिल्कुल सर, है ना।
और पढ़ने का कोई शेड्यूल नहीं होता। आपका जब मन करे ना तब पढ़ना चाहिए, और जितना मन करे उतना पढ़ना चाहिए। क्योंकि आप सोचिएगा कि मेरा मन नहीं है, आज मेरा सर दर्द हो रहा है, और मैं किताब लेके और यहाँ बैठ के और इसको रट्टा मारता रहूं, तो क्या मुझे याद होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और मुझे याद नहीं होगा तो फिर मैं टाइम ही बर्बाद कर रहा हूँ। बिल्कुल सर। देखो, बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि हम आईएएस बने, आईपीएस बने, हमने 14 घंटा पढ़ाई की, हमने 18 घंटा पढ़ाई की। सर, एक विद्यार्थी पूरे दिन में अगर 4 से 5 घंटे पढ़ लेना तो वो आईएएस आईपीएस भी बन सकता है, बशर्ते उसके पास रेगुलरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत बात है। मैंने सुना है ऐसा कि बानसूर का एकमात्र जो कोचिंग संस्थान है जो कंपटीशन की तैयारी करवाता है वो श्रम के भवन में संचालित है जी। ये बहुत बड़ी बात होती है। आपकी जो भवन है और आपकी जो कोचिंग है इसके अंदर ऐसी क्या क्या सुविधाएं हैं जिससे विद्यार्थियों को उनका लाभ ले सकते हैं? देखो सर, बिल्डिंग्स की अगर बात की जाए तो एक बिल्डिंग जो है ना वो शिक्षा का मंदिर नहीं बन सकती। बिल्कुल। शिक्षा का मंदिर जो बनता है ना उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, जिसमें शिक्षा के साथ संस्कार होने बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी अगर बात करें तो हमारे जैसे बिल्डिंग बनी हुई है, इसमें वेल क्लासरूम है सर, एयर कूल्ड भी है और एसी भी है, और अभी डक्ट का फिटिंग का भी का काम जस्ट चल रहा है, तो डक्ट फिटिंग का काम भी चल रहा है। कैमरे लगे हुए हैं विद ऑडियो डिवाइस, बिल्कुल, ताकि अगर कोई जो भी बोल रहा है वो हमें सुन सके। इसके अलावा पूरे में इंटरकॉम सिस्टम लगे हुए हैं, फायर रेजिस्टेंट लगे हुए हैं, और आपका भूकंप रोधी बिल्डिंग है, और मार्केट से हल्का सा दूर है, कोई नॉइज नहीं है। लेकिन उन सब के अलावा जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो है बेहतरीन डिसिप्लिन और बेहतरीन फैकल्टी और बेहतरीन टाइमिंग। ये चीज़ें ऐसी हैं जो आगे लेके चलती हैं। आप एक बार सर आना कभी क्या बोलते हैं उसको, मॉर्निंग में कभी जब क्लास स्टार्ट हो तो आप आना और एक बार देखना, आप महसूस करोगे इसके अंदर आने के बाद कि वास्तव में यहाँ एक ऐसी शांति और एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो आदमी को संस्कारित करता है। बिकॉज हमारे यहाँ पता है क्या होता है सर, जब बच्चा एंट्री करेगा ना तो एंट्री करते ही आप देखना कि आजकल लोगों में परंपरा नहीं है कि किसी के चरण स्पर्श करें। यहाँ आने वाले 90 से 95% विद्यार्थी चरण स्पर्श करके अंदर एंट्री करते हैं अध्यापकों के। एक ये संस्कार से वो भी क्लासेस में ये बहुत बड़ी बात है। आजकल तो विद्यार्थी स्कूलों में भी नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, स्कूलों में भी नहीं करते हैं, बल्कि कंपटीशन में करते हैं। बहुत बड़ी बात होती है सर। ऐसा कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर होता है। आपकी कामयाबी में आपके जो साथी हैं, स्टाफ साथी हैं और आपके फैमिली मेंबर्स का कितना बड़ा योगदान? केडी जी, सफलता को लोग क्या आज देखते हैं कि आदमी सफल है, लेकिन अगर पीछे का बैकग्राउंड तो देखा जाए ना तब पता लगता है कि आदमी किस लेवल तक यहाँ, किस लेवल से कितनी मेहनत करके यहाँ पहुंचा है। अब मैं मेरी सफलता की बात करूं तो मैं किसी एक व्यक्ति को श्रेय नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरी सफलता में मेरी पूरी फैकल्टी, हमारे फाउंडर मेंबर्स, हमारे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे साथी और मेरे बच्चे कौन से सर, जो मेरे यहाँ से जो पढ़ के जा चुके हैं या जो मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं, और उन सबका हार्दिक धन्यवाद है जो अप्रत्यक्ष रूप से भी मुझे सहयोग कर रहे हैं। उसका मुझे एक वाकया याद आ रहा है, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ। बिल्कुल। एक बार क्या होता है सर कि हमारे कोई रिलेटिव है, मैं ऐसे नाम नहीं लूंगा इस मंच पे, हमारे कोई रिलेटिव है जो गवर्नमेंट जॉब में है, और एक दिन वो कोई गाँव में गई हुई थी और वहाँ पे किसी के रुकी, तो चाय पानी बनाते हैं लोग, ग्रामीण क्षेत्र का महिला थी, कोई बुजुर्ग, उसने चाय वाय बना दी, तो उनके कोई बच्ची थी, तो उसने पूछा कि आपकी बच्ची क्या करती है? बोलती पढ़ती है। बोले कहाँ पढ़ती है? बोले बानसूर पढ़ती है। बोले किस में पढ़ती है? बोले राज कोचिंग पढ़ती है। तो उन्होंने से मजाक कर लिया, बोले राज कोचिंग तो अच्छी नहीं है। तब उस बुजुर्ग महिला ने क्या कहा कि राज कोचिंग अच्छी है इसीलिए मैंने मेरी बेटी को भेजा है। बिल्कुल सही। अगर वो अच्छी नहीं होती तो मैं मेरी बेटी को नहीं भेजती। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात होती है। आजकल कहावत ये कि जो बुजुर्ग जो हमारे होते हैं वो इस धारणा में रहते हैं कि बेटियों को कम बार पढ़ने के लिए भेजते हैं, और वो विश्वास है, जो बहुत बड़ी बात है, आपके ऊपर विश्वास करके उन्होंने भेजा है। तो सब वो सब लोग ऐसे हैं जिनका मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल सर, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। हाँ सर, मेरा अंतिम और आज के लिए मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि आप क्षेत्रवासियों और विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, विद्यार्थियों को तो मैं ये कहूँगा, मेरे दो छोटी छोटी चीजें हैं, मैं आपको बताऊं। विद्यार्थियों और क्षेत्रवासियों को ये कहूंगा, मेरे जीवन का रूल बताता हूँ। रुकना मना है, थकना मना है और हारना मना है।
जीवन में 3 चीज कभी नहीं होनी चाहिए, रुकना भी कभी नहीं है, थकना भी कभी नहीं है और हारना भी कभी नहीं है। बिल्कुल। मेरे जीवन के कुछ वाक्य हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, लेकिन फिर कभी टाइम आएगा तो शेयर करूंगा। लेकिन एक लाइन जो है ना वो अच्छे से याद रखना चाहिए। जीवन में चाहे कितनी ही परेशानी आ जाए, जीवन में चाहे कितनी ही परेशानी आ जाए, कभी हार मत मानना, क्योंकि सूरज की तपन से कभी समंदर नहीं सूखा करता। बहुत अच्छी बात है सर, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से इतना अमूल्य समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आशा करते हैं कि आपके ऐसे ही जीवन में बुलंदी को छूते रहेंगी और आज कोचिंग परिवार ऐसे ही विद्यार्थियों की सेवा करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।